हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 13 और 14 जून। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे बात की जा रही है, ये न्यूज़ है सरकारी एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। फसाई, आपने नाम सुना होगा, FSSAI जो बोलते हैं, जिसे फूड लाइसेंसिंग का काम करती है पूरे देश भर के अंदर ये। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि FSSAI देश में जल्दी शुरू करेगी पैक वार्निंग। जैसे कि आप सिगरेट के पैकेट पे देखते हैं जो 90% हिस्सा होता है, आई थिंक 85 या 90% है, तो वहाँ पे आप देखते हैं एक वार्निंग बनी होती है, वहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई होती है कि सिगरेट किस प्रकार से घातक होती है। इसी प्रकार से वार्निंग की बात की जा रही है पैकेज जितने भी फूड हैं, जितने भी आइटम्स हैं। तो पहले एक बार बता देता हूँ कि फसाई की क्या इसका मतलब कैसे बनी है बॉडी ये। तो फसाई है, ये इस्टेब्लिश की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो एक्ट के तहत बनाया गया, इसको स्टैचुरी बॉडी है ये। नाम याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इसका पूरा नाम। तो ये इसके लिए एक्ट लाया गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय के तहत आता है ये बॉडी। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत, और 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कि इसमें ये जो पैकेज्ड फूड है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वसा, चीनी, नमक, कैलोरी, ये इनकी जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा इसमें शामिल की जाती है। यहाँ पे एडिड शुगर की बात की गई है कि इसमें ज़्यादा शुगर दी जाती है, जिसके कारण कि लोग शुगर के आदतन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जा कर के फिर वो आगे बीमारी का रूप बन जाती हैं। देख सकते हैं पिक्चर भी इन्होंने दिखा हुआ है पूरा का पूरा पैकेज फूड का। तो यदि हम पुराने टाइम की बात करें, तकरीबन आज से यदि हम 70-60 साल पहले की बात करें, तो इतनी ज़्यादा पैकेज फूड नहीं थे। इसका मेन रीज़न है कि लोग एक छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर होते थे, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो माइग्रेशन कम होता था। आज लोग एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, फिर वापस लौट करके आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार के फूड की ज़रूरत होती है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरी दुनिया भर के अंदर एक देश से दूसरे देश में लोग जा रहे हैं, तो इसकी डिमांड इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पैकेज्ड फूड की। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इसमें कैसे सुधार लाया जाए ताकि लोगों की हेल्थ पे प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो कम से कम पड़े। तो इसके लिए नई पहल शुरू की जाएगी कि ये पैकेट के ऊपर वार्निंग यहाँ पे लिखी जाएगी कि कितनी क्या उसके अंदर जो हानिकारक चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। तो इस प्रकार का ये एक पहल है जो कि इसके द्वारा की जा रही है। तो अच्छी पहल है ताकि लोगों को पता रहे कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, कितनी चीज़ घातक हैं और कितनी वो लोग इनटेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसके लिए क्या स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे आने वाले समय में। ये बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार 2021। तो याद रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 2 भारतवंशी हैं जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है। एक मेल है, सॉरी एक फीमेल ये है और मेल ये हैं। तो भारतीय मूल के मेघा राजगोपालन, ये हैं मेघा राजगोपालन, और नील बेदी ये हैं। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मेघा ने चीन के डिटेंशन कैंपों का सच उजागर किया था, यानी कि चीन के अंदर डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें की जाती हैं, उसका क्या ट्रूथ है, मतलब कि जो हिडन जो उनका एजेंडा होता है वो सारा का सारा इन्होंने उजागर किया था। इसके अलावा नील बेदी ने अमेरिका टम्पा बे टाइम्स के लिए फ्लोरिडा में पद का दुरुपयोग कर बच्चों की तस्करी में शामिल अधिकारियों की करतूत का खुलासा किया था। तो जो बच्चों की तस्करी होती है, जो इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है बच्चों की, तो उसको लेकर के इन्होंने खुलासा किया था नील बेदी साहब ने। तो इन दोनों को इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया इनको। तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है, ये GST काउंसिल की बैठक के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं लगेगा, एक तो ये इम्पोर्टेंट बताया गया है। लेकिन टीका जो है, वैक्सीन पर 5% की दर से टैक्स कायम रहेगा। रेमडेसिविर पर टैक्स की रेट घटा दी गई है, 12% से लेके 5% इसको कर दिया गया है। तो अब थोड़ी सस्ती देखने को मिलेगी रेमडेसिविर मार्केट के अंदर। तो GST काउंसिल की 44वीं बैठक के दौरान इस प्रकार के कुछ डिसीजन यहाँ पे लिए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ बात की जा रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, यानी कि संवेदनशीलता दिखाई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो कोविड-19 के कारण जो बेसहारा हुए हैं बच्चे, मतलब कि जिनके
माता या पिता में से कोई भी एक उनको छोड़कर चले गए हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने प्रोविज़न किए हैं। 1 लाख रुपए की सहायता उनको तत्काल रूप से दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको 18 वर्ष आयु तक 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्होंने प्रोविज़न यहाँ पे किए गए हैं। इसके अलावा बताया गया कि अनाथ बालक बालिका यानी कि जिनके माता पिता दोनों ही नहीं रहे हैं, उनको 18 वर्ष की उम्र होने पर 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। ऐसे बच्चों को 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और बता रहे हैं कि पति खो चुकी महिलाएं जो हैं के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त बतौर अनुदान। इसके अलावा 1500 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन और 1000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह बच्चों के लिए निर्वाह के लिए ये दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। आपको पता है कि किस प्रकार से जब लोग अपने को यहाँ पे खो रहे हैं तो फिर जीवन चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, वो भी आप समझ सकते हैं। गरीब जो परिवार हैं, गरीब जो लोग हैं उनके लिए तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताइए कि किसी को वॉइस को लेकर के इशू आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे पास एक फीडबैक आया था व्यूअर का कि उनको प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा है। मैं अपनी ओर से काफ़ी एफर्ट लगाता हूँ उसमें, और मैंने वॉइस भी अपने एंड से तेज़ कर दिया है। तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको प्रॉपर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे ज़रूर बताइए। कम से कम 5-6 लोग बताएंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा। ये बात की जा रही है फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम अभी चल रहा है, तो यहाँ पे महिला एकल, याद रखिएगा, सिंगल वुमेन, यानी कि इसमें कई सारे मुकाबले होते हैं, वुमेंस डबल का, वुमेन सिंगल का, मिक्स डबल का, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा वुमेन सिंगल का फाइनल में यहाँ पे जीत गई हैं क्रेजिकोवा। तो क्रेजिकोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की है, यानी कि चेक गणराज्य एक देश है जिसकी 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। तो इनके द्वारा यहाँ पे जीत लिया गया है फ्रेंच ओपन। ये इनका पहला खिताब है, यानी कि फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, यानी कि जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से ये उनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम है जो कि उन्होंने जीत लिया है। क्रेजिकोवा नाम जरूर याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉरेन नेम्स हैं। आप इनसे इतने ज़्यादा चिर परिचित नहीं होते हैं तो आप इनको भूल जाते हैं, तो इनको बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि कई बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे ये न्यूज़ कवर की गई है, और तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और भी इसकी अब न्यूज़ आती रहेंगी, युगल की न्यूज़ आएंगी, मिक्स्ड की न्यूज़ आएंगी आगे, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो नोट ज़रूर करते रखिएगा। ये बात की जा रही है कि जो कोविड-19 के कारण है, तो केंद्र सरकार पर अभी खर्चे को लेकर के केंद्र सरकार कुछ रोक लगाने वाली है। तो केंद्र के मंत्रालय और विभाग करेंगे खर्चों में 20% की कटौती। ये यहाँ पे उपाय लेकर के आई है केंद्र सरकार। तो पड़ रही है कोरोना महामारी की मार, खर्चे घटाएगी सरकार। तो आप देख सकते हैं सरकार को आमदनी कहाँ से होती है, बड़ी बड़ी आमदनी देख सकते हैं आप। 20% उधार व अन्य जो देयता हैं उससे इनकम होती है सरकार की। 18% कॉरपोरेट टैक्स है, और 18% है जीएसटी, और 17% है आयकर। ये मेजर यहाँ पे टैक्सेज हैं, आप समझ सकते हैं, 20, 18, 18, 17। इसके अलावा कर भिन्न राजस्व आय है इनके पास 10% की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज को बोलते हैं हम, 7%। अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ 6%, और सीमा शुल्क से है 4%। तो मेजर जरूर याद रखिएगा आप, ये चारों हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, उधार व अन्य देयता है, ये इनकी इनकम है। इसके अलावा खर्चा कहाँ पे होता है सरकार का? तो 20% खर्चा होता है करों व शुल्कों का, राज्यों को हिस्सा ब्याज। तो जो कर जो वसूले जाते हैं सरकार के द्वारा, कर जो शुल्क वसूले जाते हैं, उनमें से 20% राज्यों को दिया जाता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा है ये जो केंद्र सरकार का जो करती है। 20% जो राज्यों को दिया जाता है हिस्सा, उसका है यहाँ पे। 18% जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट की जाती है, ये भी एक बड़ा हिस्सा है 20 के बाद। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, वहाँ पर 13% के खर्च किया जाता है। वित्त आयोग व अन्य अंतरण में 10%, और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% खर्चा है। डिफेंस में हमारे यहाँ 8% खर्चा है। पेंशन 6% खर्चा है यहाँ पे, और इसके अलावा अन्य खर्चे भी हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चार्ट है जिसके द्वारा बताया गया है कि कहाँ से सरकार की इम्पोर्टेंट कमाई होती है, कहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप एक बार ज़रूर इस पर नज़र मारिएगा, एक आइडिया हो जाता है कि सरकार कहाँ कहाँ पे खर्चा करती है। ये बात की जा रही है G7 जो अभी बैठक चल रही है,
G7 देशों की। तो यहाँ पे वन बेल्ट वन रोड योजना को टक्कर की बात यहाँ पे की जा रही है। ब्रिटेन में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन में वन बेल्ट वन रोड परियोजना चीन के द्वारा स्टार्ट जो की गई है, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया है। अमेरिका की अगुवाई वाली इस योजना में गरीब देशों में बुनियादी ढांचा सुधारने पर जोर दिया जाएगा। तो G7 की बैठक चल रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये बैठक चल रही है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की बैठकें। तो ये देख लीजिए आप, वन बेल्ट वन रोड चाइना के द्वारा इनिशिएट किया गया है रोड ये, ताकि यूरोप और एशिया में अपनी धाक जमा सके। तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट के तहत ये फंडिंग कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट है ये वाला ऊपर जो लैंड एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ तक पूरा ये इम्पोर्टेंट यूरोप तक कवर करना है। फिर नीचे जो समुद्री एरिया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से अफ्रीका और ये पूरा यूरोप एशिया को कवर करते हुए यहाँ पे जा रहे हैं ये। तो ये चाइना है, ये फंडिंग करता है इन देशों को कि आप अपने यहाँ पे पोर्ट डेवलप कीजिए, आप अपने यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट का अच्छी फैसिलिटी बनाइए, रेलवे की अच्छी फैसिलिटी बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल प्रोड्यूस चाइना करे और यहाँ तक अपनी सप्लाई को पहुँचा सके ईजी वे में। तो चाइना की ये पॉलिसी है कि पहले इनको फंडिंग करता है, फिर ये लोग इनको बहला फुसला के, मतलब इन देशों को कि आपके यहाँ पे हम गरीब देश हैं कुछ तो इसमें से, तो उनको बोलता है कि आपके यहाँ रोज़गार आ जाएगा, आपके यहाँ पे इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, और उनको अच्छी खासी फंडिंग देता है। लेकिन उसके बाद ये देश इस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि जो ऋण है इनके ऊपर, वो ऋण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर चाइना के कंट्रोल में आ जाते हैं देश। तो इस प्रकार की मनमानी चाइना के द्वारा की जाती है। तो ये जो OBOR प्रोजेक्ट है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको टैकल करने की बात की जा रही है G7 देशों के द्वारा कि कैसे इसको टैकल किया जाए, ताकि चाइना की ये जो योजना है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर अंकुश लगाया जाए। जिस प्रकार से ये अपने पाँव फैला रहा है पूरे एशिया, यूरोप और कहीं ना कहीं अफ्रीका के कुछ देशों को भी यहाँ पे जोड़ रहा है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये न्यूज़ है आज की, यानी कि 14 जून की न्यूज़ है ये। तो यहाँ बात की जा रही है ड्रग तस्करी की। तो यानी कि आप समझ सकते हैं ड्रग यानी कि नशे का जो कारोबार है राजस्थान के अंदर कितना ज़्यादा फैल रहा है, युवा पीढ़ी कितनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ये देखिए आप, कहाँ से है, पंजाब से किस प्रकार से ये चीज़ें लाई जा रही हैं यहाँ तक, और मध्य प्रदेश तक बॉर्डर टच हो रहा है। तो बता रहे हैं कि एक ट्रिप के हर थाने को मिल रहे हैं 5,000 रुपये। किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, एक थाने को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, किस लिए, ताकि ये यहाँ से जो उनकी गाड़ी है वो यहाँ पे पास हो जाती हैं बड़े आराम से। तो तस्करों का ये रूट बताया गया है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें इनको ज़रूर रोकना चाहिए, सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए इसको लेकर के, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो इस नशेबाजी का जो जाल है यहाँ से कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाई जा सके, ताकि एक बेहतर कल की ओर वो लोग जा सकें। तो ये बड़ी ही दुखद खबर है। इस प्रकार की चीज़ें अब देखने को मिलती हैं कि 5-5 हज़ार रुपये एक थानों से होकर के गाड़ियाँ निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा रूट है, जो कि ईजी वे में ये सीधे पंजाब से और मध्य प्रदेश तक जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कई एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं बड़े स्तर पर। ये यहाँ पे बात की जा रही है, अरबपतियों में नई होड़ मच गई है एक स्पेस में जाने के लिए। तो अंतरिक्ष में सिर्फ 11 मिनट की सैर का टिकट है, 200 करोड़ रुपए बिका है। यहाँ पे एक बिड लगी है, यानी कि बोली लगाई गई है। तो 200 करोड़ रुपए का टिकट बिका है सिर्फ 11 मिनट के लिए। 20 जुलाई को मानव सहित उड़ान होगी यहाँ पे। तो बेजोस की कंपनी का न्यू शेफर्ड रॉकेट अब तक अंतरिक्ष में मानव रहित 15 उड़ानें भर चुका है, यानी कि बिना मानव के गया है ये। बेजोस की कंपनी है न्यू शेफर्ड रॉकेट। पहली बार 20 जुलाई को यह इंसान के साथ उड़ान भरेगा, यानी कि अब इंसान भी जाएंगे। रॉकेट इस तरह डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी में यात्री कैप्सूल बीच रास्ते में रॉकेट से अलग होगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। दुनिया के 3 बड़े अरबपतियों के बीच अंतरिक्ष में धाक जमाने की होड़ मची हुई है। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के बाद वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक हैं रिचर्ड ब्रैंसन। तो ये 3 बड़ी पर्सनैलिटी हैं, यहाँ पे इनकी पिक्चर भी दी गई हैं। तो ये स्पेस को लेकर के होड़ मच गई है, कौन पहले लेके जाएगा अपनी फ्लाइट को, और काफ़ी अच्छा एक टूरिज़्म डेवलप हो सकता है। देख सकते हैं आप 11 मिनट के लिए 200 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। तो कितनी अहम हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें। ये बात की जा रही है इजराइल की। तो इजराइल के अंदर नए PM चुन करके आ गए यहाँ पे। 12 साल बाद नेतन्याहू यहाँ पे भी हट गए और नए PM बन गए हैं बेनेट। तो उनका नाम है नफ्ताली बेनेट, 49 वर्ष की उम्र के प्रधानमंत्री हैं ये। तो इजराइल की यहाँ पे संसद है, इसको बोलते हैं कैनेसेट यहाँ की संसद है, यानी कि पार्लियामेंट है, जो कि यूनिकैमरल है। हमारी जो पार्लियामेंट है भारत की, वो बाईकैमरल है, यानी कि 2 सदनीय व्यवस्था है। यहाँ पे 1 सदनीय व्यवस्था है।
तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए। नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं इसराइल से, और पैलेस्टाइन और इसराइल को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। इंटरनेशनल एक अफेयर है ये, इंपॉर्टेंट अफेयर है इंटरनेशनल। तो नाम इनका याद रखिएगा, नफ्ताली बेनेट इनका नाम है, जो कि पीएम अभी बनकर के आए हैं इसराइल के अंदर। ये बात की जा रही है G7 देशों की बैठक के बारे में। तो ये एडिटोरियल लिखा गया है यहाँ पे। इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में बात की गई है, जो अभी आपको बात करके चुका था, OBOR जो प्रोजेक्ट है चाइना को, उसको कहीं ना कहीं टैकल करने की। इसके अलावा G7 की बैठक में पीएम मोदी ने एक नारा दिया, एक धरती एक स्वास्थ्य। ये इसका मंत्र दिया, एक धरती एक स्वास्थ्य। क्यों दिया? क्योंकि कोविड-19 ये जो महामारी आई है, इसको लेकर के अब इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार की अन्य आपदाएं आने वाले समय में ना आए, उसके लिए एक अच्छा नेटवर्क तैयार करने की बात की जा रही है कि एक धरती मतलब ग्लोब एक है और एक ही स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ जो है वो एक जैसा होना चाहिए। इतनी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे हो जाए ताकि इन चीज़ों को लेके टैकल किया जा सके आने वाले समय में, यदि ऐसा होता है तो। इसके अलावा G7 देशों के द्वारा चीन की OBOR को टैकल करने के लिए एक सिस्टम बनाने की बात की जा रही है। इसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड सिस्टम। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का मतलब है कि इसके तहत क्या किया जाएगा, ये जो देश है जहाँ पे कि चाइना अपनी हुकूमत जमा रहा है, उनको फंडिंग कर रहा है, वहाँ पे अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, ताकि वो जो देश हैं चाइना की मतलब चाइना के सहारे उनको पूरी तरीके से ना रहना पड़े। कहीं ना कहीं उनके देशों के अंदर एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके ताकि उनकी इकोनॉमी अच्छे से चल सके। तो इस प्रकार की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं ये चाइना की तानाशाही है, उसको रोकने का काम इस प्रकार से किया जाएगा। तो ये एक बात चल रही है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड सिस्टम की, OBOR को टैकल करने के लिए। तो नाम जरूर याद रखिएगा कि क्या चीज़ है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये डिसीजन लिया गया है G7 की बैठक के अंदर। यहाँ बात की जा रही है, अभी मैं आपको बता के चुका था, क्रेजिकोवा सिंगल जो जो ग्रैंड स्लैम हो रहा है यहाँ पे, फ्रेंच का जो ग्रैंड स्लैम हो रहा है, तो सिंगल वुमन में जीत गई। उसके बाद डबल में भी इन्होंने, यानी कि युगल चैंपियन भी बन गई हैं ये। तो नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये हैं शनिवार को महिला एकल का फाइनल जीतने के बाद क्रेजिकोवा ने रविवार को महिला युगल का खिताब भी जीत लिया। तो यहाँ पे महिला युगल के फाइनल में है क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की, उनकी जोड़ीदार हैं कैटरीना सिनिकोवा। तो नाम याद रखिएगा, ये भी चेक गणराज्य की हैं। कैटरीना आप जानते हैं, कैटरीना कैफ अपने एक्ट्रेस हैं, उससे याद रखिएगा। क्रेजिकोवा और कैटरीना दोनों के से ही स्टार्ट हैं, का से स्टार्ट है यानी कि, तो दोनों ही चेक गणराज्य की हैं। और महिला जो डबल का जो गेम है वहाँ पे इन्होंने ये ग्रैंड स्लैम भी जीत लिया है। इसके अलावा जो पुरुष युगल है, यानी कि जहाँ पे कि 2 मेंस के द्वारा खेला जाता है, उसके आप देख सकते हैं माहूत पियरे की जोड़ी बनी है यहाँ पे चैंपियन, यानी कि फ्रेंच ओपन जो है माहूत और पियरे ने जीत लिया है। तो ये है यहाँ पे माहूत और पियरे ह्यूज हर्बर्ट की फ्रांसीसी जोड़ी ने, तो फ्रांस के हैं ये दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं, और ये हैं चेक गणराज्य के, यानी कि दोनों ही यूरोपियन हैं, चारों ही यूरोपियन हैं जिन्होंने कि फ्रेंच ओपन का ग्रैंड स्लैम यहाँ पे जीत लिया है। तो इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार के नाम। और अभी और भी यहाँ पे निकल करके आएंगे कुछ आने वाले समय में नाम, तो उनको भी आप नोट जरूर करते रहिएगा। ये बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की मैकॉन ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पे बैक स्ट्रोक में। ये पानी के अंदर जो इस प्रकार से रेस लगाई जाती है, तो उसकी बात की जा रही है। बैक स्ट्रोक में 57.45 सेकेंड का रिकॉर्ड समय लिया 100 मीटर की बैक स्ट्रोक में। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नाम जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की है मैकओन। तो ये इसकी पिक्चर है, देख सकते हैं आप। ये बात की जा रही है स्पेन देश की। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ उसका। ये है स्पेन, और यहाँ पे मोरक्को आप देख सकते हैं, जिब्राल्टर है, ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पे। तो बात की जा रही है कैटेलोनिया की। ये स्पेन का ही पार्ट है कैटेलोनिया। और आइबेरियन पेनिनसुला किसको बोलते हैं? ये जो पार्ट है आइबेरियन पेनिनसुला इसको बोलते हैं। पेनिनसुला मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि इंडियन पेनिनसुला भी होता है इस प्रकार से, 3 ओर से पानी से घिरा होता है, ये और ये। तो जो अपन बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, फिर सदर्न पार्ट है, 3 तरफ से। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। तो यहाँ पे बात की जा रही है कैटेलोनिया की। तो ये प्रदर्शन किया था 2017 में। कैटेलोनिया के जो लोग हैं वहाँ पे, वो चाह रहे थे कि जो कैटेलोनिया है वो अलग हो जाए स्पेन से,
और उसका अपना एक देश बना ले वो कैटलोनिया। तो इसको लेकर के वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था पहले 2017 में, जब इनके द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन किया गया था। तो वहाँ पे सरकार इनको छोड़ने के प्रस्ताव में, लेकिन कुछ जो लोग हैं वहाँ के वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इनको जेलों में बंद रहने दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बात निकल के सामने आ रही है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार की चीज़ें कि कैटलोनिया का संबंध कहाँ से, किस देश से है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कैपिटल जरूर याद रखिएगा, मैड्रिड है, यहाँ पे पुर्तगाल है। तो ये आपको पता होगा, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब भौगोलिक खोजों की बात होती है तो स्पेन और पुर्तगाल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दुनिया के अंदर घूमने गए हैं और इन्होंने भौगोलिक खोजों को अंजाम दिया सफलतापूर्वक। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये फिर से खबर आ गई G7 सम्मेलन की। तो G7 का सम्मेलन अभी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे 6 संकल्प पारित किए गए हैं, इन पर सहमति बनी है। तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री तक करेंगे सीमित, ये बात की गई है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। 6 बिंदु क्या क्या है इसमें। एक तो हरित क्रांति के लिए वैश्विक तापमान यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प लिया गया है। ये सेम वही है जो कि पेरिस सम्मेलन में लिया गया था 2016 में, 1.5 डिग्री कम करने का। और इसके अलावा इसमें 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन। क्या होता है नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन? यानी कि यदि आप 5 लीटर CO2 एमिट कर रहे हो तो आपको 5 लीटर ही ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी, आप ये समझ सकते हैं। या आप बोल सकते हो 10 पेड़ काट रहे हैं तो उतने ही पेड़ आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन। और 2030 तक उत्सर्जन आधा करना है, यानी कि एमिशन जो है उसको हमें आधा करना है 2030 तक। ये संकल्प यहाँ पे लिया गया है। यदि हम आज हम यदि ऑक्सीजन यहाँ पे 100 कर रहे हैं, सपोज 100 लीटर में अगर हम देखें ऑक्सीजन इतना हो रहा है, तो हमें इसको 2030 तक 50 करना है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा 30% भूमि और महासागरों को संरक्षण भी शामिल है यहाँ पे। और ज़रूरतमंद देशों को 1 अरब वैक्सीन देने की बात की गई है। अभी कोविड-19 के कारण ये बात बोली गई है। बेहतर कर प्रणाली, 100 दिन में महामारी से लड़ने की क्षमता बनाना। यानी कि बता रहे हैं कि आने वाले समय में किसी भी ऐसी महामारी की यदि चीज़ें सामने निकल के आती हैं तो उससे 100 दिन में लड़ने की क्षमता विकसित करनी होगी हमें। उसके लिए जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी होगी। ये बातें यहाँ पे ली गई हैं, शामिल की गई हैं इसमें। शिक्षा के लिए $2.75 बिलियन का फंड जुटाकर 4 करोड़ अधिक लड़कियों को शिक्षा की धारा में लाने का वादा भी किया गया है। मोदी ने क्लाइमेट चेंज व ओपन सोसाइटी सेशन में कहा कि भारत हमेशा से लोकतंत्र व वैचारिक स्वतंत्रता का पक्षधर है। इस नाते हम G7 के स्वाभाविक साथी हैं। मोदी ने सुरक्षित साइबर वर्ल्ड के लिए वातावरण तैयार करने का भी आह्वान यहाँ पे किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट समिट होती है इस प्रकार की कि G7 समिट में क्या क्या संकल्प लिए गए हैं। तो देखते हैं अब इन संकल्पों पर कितना मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और क्या चीज़ें रहती हैं आने वाले समय में। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।